नमस्कार। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां हम पहुंचा सकें। हम आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। कोरोना संक्रमण से कैसे बचें, कोरोना से अपने आप को कैसे बचा कर रखें, इस बारे में हम समय समय पर आपको जानकारियां देते ही रहते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कोविड-19 के संदर्भ में हड्डियों और जोड़ों की देखभाल कैसे करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा। आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अभी पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं घरों से ही काम कर रहे हैं अपना, तो हम देखते हैं कि हड्डियों में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं? ये आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि वर्तमान में लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं जी। अब कुछ दिनों से तो निकलना प्रारंभ हुआ है, लेकिन थोड़े दिन पहले तक तो ये समस्या थी कि घर में करीब करीब कैद ही थे जी। फिर धीरे धीरे कुछ बाहर निकलना शुरू हुआ, अब तो काफ़ी कुछ निकलना शुरू हुआ है। तो ऐसे समय यदि लगातार बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं या लेटे लेटे आप पढ़ रहे हैं, तो कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं जी। यदि आप गर्दन झुका के लंबे समय काम करती हैं, चाहे किचन में काम करती हों या मोबाइल देखते हैं, है ना, तो आपका गर्दन दर्द हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है। यदि मोबाइल में कंटिन्यूअस टाइप कर रहे हो तो आपको रिस्ट में पेन हो सकता है, फिंगर में पेन हो सकता है जी। लगातार आप बैठे हैं तो घुटनों में दर्द हो सकता है जी। लगातार बैठने से या लेटे रहने से कमर में भी दर्द हो सकता है। तो ये सब पॉस्चरल पेन्स जो बैठने से हो सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी जी बिट्टू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा प्रश्न ये है, मेरी आयु 55 वर्ष है। मैं जी। जब भी कोई बाइक या वाहन चलाता हूँ, ऊंचाई चढ़ता हूँ, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। बहुत इलाज कराया लेकिन आराम नहीं आया। कृपया डॉक्टर साहब सलाह दें। जी। आपकी आयु आपने बताया 55 साल है। जी। तो 50 के बाद घुटनों में दर्द होना उम्र बढ़ने के अनुसार जी। एक घुटनों में जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ये उसका लक्षण है। तो आप कंटिन्यूअस लगातार गाड़ी चलाते रहेंगे तो तकलीफ़ तो होगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक हो जाए, इसके लिए आपको गाड़ी चलाने की अवधि में कमी करनी पड़ेगी। घुटनों का एक्सरे करा के आप दिखाइए। ये मुझे लगता है उम्र का संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बोलते हैं वही है, और इसका इलाज अच्छे से व्यायाम करना पड़ेगा। आपको फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके कुछ क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ दर्द की दवाइयाँ थोड़े समय के लिए और कुछ कार्टिलेज रीजनरेशन या हड्डी मजबूत करने की दवाइयाँ लंबे समय लेना पड़े। तो आपको एक अस्थि रोग चिकित्सक से दिखा के फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा, और मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ लंबे समय जो चला रहे हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस की बात निकली है तो हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये आर्थराइटिस, किसे कहेंगे और कितने प्रकार का ये होता है? देखिए, आर्थराइटिस एक बड़ा वेग टर्म है। जोड़ों में किसी भी दर्द को आर्थराइटिस बोलते हैं जी। है ना। तो कई प्रकार का होता है ये। जो अभी हम बात कर रहे थे उम्र बढ़ने से जो होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं जी। ये करीब करीब सभी को होता है। कुछ लोगों को 40-50 से शुरू हो जाता है, कुछ को 60-65 से शुरू होता है। यदि आपको डायबिटीज़ है, आपकी सेडेंटरी हैबिट्स है, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। जी। कई बार जो लेबर क्लास के लोग हैं जो बार बार घुटना मोड़ते हैं और ये करते हैं, उनको भी जल्दी हो जाता है। जी। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये उम्र बढ़ने के हिसाब से होता है। जी। ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है, जैसे हमारे बाल पकते हैं, दांत गिरते हैं, चश्मा लगता है, उस तरह की चीज़ है ये। जी। और उसके बाद एक जो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया बात बोलते हैं। जी। ये होता है करीब 20, 25, 30 की उम्र में, और इसमें कई जोड़ इफेक्ट होते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो सामान्यतः घुटने के जोड़ ही होते हैं, जी। पर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादातर कलाई के जोड़
उंगलियों के जोड़, घुटने भी, शोल्डर्स भी, कुहनी भी, कई जोड़ इफेक्ट होते हैं। जी तो ये एक डिसीज़ है जिसका ट्रीटमेंट करना होता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। जी। फिर यूरिक एसिड बढ़ने से एक गाउट होता है, वो भी जनरली पैर के अंगूठे में होता है। और इसमें खान पान का परहेज, शराब और नॉन वेज वगैरह थोड़ा कम करके जी, और दवाइयाँ लेके कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर साहब, इसके प्रकार के बारे में हम आपसे जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? प्रश्न ये है मैडम कि जी। मेरा कंधा जाम रहता है और कोहनी के बाद पूरा कंधा जाम हो रहता है और कोहनी के पास दर्द रहता है। लटकते रहता है और घुटने में दर्द रहता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, हल्का सा ये रहता है, ताकत नहीं आती है जी जी। और घुटने में दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है दीवान जी, आपकी उम्र कितनी है? 50 ईयर। 50 इयर्स। क्या आपको डायबिटीज़ भी है, शुगर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ। शुगर वाले मरीजों को घुटना जाम होना एक आम कंधा जाम होना एक आम समस्या है, जिसे हम जी। पेरी आर्थराइटिस शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। जी जी। तो ये होता ही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई लोगों का डायबिटीज़ तो पहली बार पकड़ में इस लक्षण से आता है कि वो आते हैं कि उनका कंधा जाम हो गया, कंधा चल नहीं रहा, कंधे में बहुत दर्द है, और शुगर हम चेक कराते हैं तो शुगर बहुत ज़्यादा 200-300 मिलता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। जी। तो ये एक बहुत आम समस्या है। इसमें क्या होता है, जो कंधे के आसपास का जो मस्कुलेचर या कैप्सूल है वो हड्डियों को जकड़ लेता जी। है ना, एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इसका एक फिजियोथेरेपी से ही मेन इलाज होता है। और यदि बहुत ज़्यादा जाम हो गया हो तो बेहोश करके इसे मैनिपुलेट या फ्री भी किया जाता है। जी, तो इन्हें अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास दिखाना मिलना चाहिए। चाहिए जी। और वही सलाह देंगे कि इनको जी। क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके पहले हम आर्थराइटिस के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने 2-3 प्रकार के बारे में बताया जी, भी था। हाँ। जी। वैसे तो आर्थराइटिस के कई प्रकार होते हैं। जी, जी। तो मैंने आपको बताया, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के कारण होता है। जी जी। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी। जो जिसे हम गठियावात बोलते हैं। जी हाँ। गाउट या जो यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। जी उसके अलावा एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है जो मुख्यतः रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करता है जी। और कमर की हड्डी को इफेक्ट करता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। कई बार जोड़ों में जोड़ के अंदर का फ्रैक्चर हो जी। तो भी जोड़ में दर्द रहता है, तो आर्थराइटिस उसको भी बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस प्रकार कई प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसे कैसे कोई पहचानेगा कि हमें आर्थराइटिस हो गया है, लक्षण इसके क्या हैं? डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी। हेलो हेलो। हाँ दीदी, राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब मतलब हेलो, राम राम डालें। राम राम। जी, अपना नाम वो बताएं। प्रश्न नाम हाँ, गोविंद मानेश्वर बोला था दीदी, कन्या वाला घाट ले। जी 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 जी। का सवाल है आपके? हाँ, मुझे जानकारी एलन रही से कि जिसे कम उम्र में भी गजब जंग हम देखें कि कम उम्र में जोड़े के दर्द होते, तकर कारण का होते थे दीदी? कम उम्र में जोड़ के दर्द होते जोड़ों? जी जी। कम उम्र में भी जोड़ों का दर्द होता है, तो किन कारणों से होता है, जानना चाहते हैं? हाँ, आपका ये कहना भी उचित है कि कई बच्चों में 12 साल, 11 साल, 10 साल के लोगों में भी जोड़ का दर्द होता है। जी। तो ये फिर जांच करके कारण जानना पड़ता है। एक तो एक एपोफाइजाइटिस बोलते हैं हम, कि क्या होता है, आप बच्चों में कई हड्डियां अलग से, उनका ग्रोथ अलग होता है। जी जी। एक ग्रोथ प्लेट होती है और हड्डियां अलग बनना शुरू होती हैं, और बाद में 18 साल की उम्र में ये जाके मेन हड्डी से जुड़ती है। जी। तो कई बार ये जो अलग जो एपिफिसिस होता है या जो अलग से हड्डी ग्रोथ प्लेट होती है वो पेनफुल हो जाती है, जिसको हम लोग एपोफाइजाइटिस बोलते हैं। सामान्यतः या एड़ी में ज़्यादा होता है, जी जी जी। घुटने में ज़्यादा होता है, और कई बार हिप जॉइंट्स में भी हो सकता है, पर घुटने और एड़ी में ही ज़्यादा होता है। जी। और कई बार अर्ली जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, यानी गठिया बाद भी बच्चों में होता है। हालांकि ये बहुत कम होता है, पर होता है। जी। तो वो जांच करके अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिलके ही इनको कारण पता लगेगा। जी। डॉक्टर साहब, इसके पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि लक्षण क्या हैं, कैसे कोई जानेगा कि उसे आर्थराइटिस हो गया है? यदि जोड़ों में दर्द रहता है और
सुबह सो के उठते हैं तो दर्द ज़्यादा रहता है जी और एक्टिविटी से धीरे धीरे कम हो जाता है, ये आर्थराइटिस का लक्षण है। जी। और यदि कई जोड़ों में एक साथ दर्द है, सिमेट्रिकल, यानी दोनों घुटनों में, दोनों कलाई में, ठीक है ना, तो फिर उनको जांच कराना चाहिए अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिलकर। जी डॉक्टर साहब, एक और हमने सुना है हड्डी रोग का नाम ऑस्टियोपोरोसिस, वो क्या है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक एकदम अलग ही चीज़ है। जी हड्डियों की कमजोरी को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जी तो ये औरतों में ज़्यादा होता है, मीनोपॉज के बाद ज़्यादा होता है। जी और इसमें हड्डियां जो हैं उनकी डेंसिटी या उनका घनत्व तो कम हो जाता है, वो जल्दी टूट सकती हैं। जी तो इसीलिए देखा होगा आपने, ओल्ड एज में कूल्हे का फ्रैक्चर, कलाई का फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक अलग चीज़ है, आर्थराइटिस एक अलग चीज़ है। जी आर्थराइटिस कहना चाहिए एक बीमारी है और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी है। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम जांच करने से ही ये पता लग जाए कि भाई हड्डियां कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, लोग ऐसा अक्सर करते हैं कि हमने कैल्शियम की जांच करा ली जी और कैल्शियम तो हमारा 9 मिलीग्राम या मतलब ठीक है, तो हमें हड्डियों की कमजोरी कैसे होगी। जी जी पर ये कहना कि केवल कैल्शियम जांच करा लिया और हड्डी कमज़ोर नहीं हो सकती, ठीक नहीं है। जी हड्डियों की एक्चुअली कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस जानने के लिए जो डेक्सा स्कैन होता है या हड्डियों का घनत्व जांचा जाता है, वो एक सही जांच है। जी और विटामिन डी आपको करवाना चाहिए। कई बार कैल्शियम ठीक भी रहे लेकिन विटामिन डी बहुत कम रहता है, नॉर्मल जो 30 होना चाहिए। कई बार कई पेशेंट लोग हमारे पास आते हैं, दिखने में बड़े हेल्दी रहेंगे, यंग रहेंगे, फिट रहेंगे, लेकिन विटामिन डी आप टेस्ट कराएं तो 5, 6, 7 इतना कम आता है। जी जी तो विटामिन डी का जांच कराना कैल्शियम की जांच कराने से ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। और यदि सही में ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो कंफर्म होता है डेक्सा स्कैन से। जी डॉक्टर साहब, हम और भी बातें करेंगे हड्डियों की देखभाल विषय पर। अभी देख लेते हैं संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कोविड-19 के संदर्भ में हड्डियों और जोड़ों की देखभाल विषय पर। डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने बताया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और आर्थराइटिस के बारे में भी हमने जाना। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि अक्सर ये कमर दर्द की शिकायत, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे हर वर्ग में ये कमर दर्द की शिकायत आम है, तो वो किन कारणों से होती है? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कमर दर्द करीब करीब हाउसवाइफ्स को और वर्किंग क्लास में भी बहुत कॉमन है। जी। तो कमर दर्द का मेन रीज़न जो है वो तो फॉल्टी पॉस्चर, या जो हम बैठते हैं, जी। जो काम करते हैं, वो जो हम गलत एक अपने बैक एब्यूज़ बोलना चाहिए, काम बैक का एब्यूज़ जो करते हैं, वो मेन कारण है। जी। और सेडेंटरी हैबिट्स, हम एक्सरसाइज नहीं करते कमर के, पेन तो कारण वही है। मस्कुलर पेन ही सबसे ज़्यादा वो आम हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार।
कौन बोल रहे हैं आप? लामटा बालाघाट से बोल रहा हूँ। जी जी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हमारे सिस्टर है बहुत छोटी वाली। जी नमस्कार। तो छोटी वाली सिस्टर है जिसके घुटनों में दर्द होता है और वो घुटने, उसकी उम्र है मतलब 48 साल करीब उम्र है और वजन है 78 किलो जी और घुटने में चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। जी। हाँ, तो जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि उम्र तो उनकी ज़्यादा है और 45 के वजन, आसपास, उम्र 45 है लेकिन वजन ज़्यादा है। जी तो ये 78। मैंने बताया कि ओवरवेट भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। जी जी जितना आपका वजन ज़्यादा रहेगा उतना आपके घुटनों में लोड ज़्यादा पड़ेगा। जी तो जो घुटने आपके 55 वर्ष की उम्र में जितना घसना चाहिए वो 45 वर्ष की उम्र में ही घसेंगे। या वही डीजेनरेटिव आर्थराइटिस जो मैंने पहले बताया, जी जी। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही लक्षण हैं। और इससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। वजन पे नियंत्रण करें, कुछ एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी और कोई भी अस्थि रोग विशेषज्ञ को दिखा के कुछ दवाइयाँ लिखवा लें। जी। डॉक्टर साहब, एक कारण तो वजन बढ़ने का भी आपने बताया है, लेकिन हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि दुबले पतले लोगों को भी घुटने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वो क्यों होता है? और कई बार तो ऐसा होता है कि घुटना ट्रांसप्लांट कराने की नौबत भी आ जाती है। हाँ, घुटना ट्रांसप्लांट कराने की नौबत तो जनरली 60-65 के बाद ही, 60-65 की उम्र के बाद ही अक्सर करते हैं। जी और जो बहुत दुबले पतले लोगों में घुटने ट्रांसप्लांट कराने की नौबत तो जब तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो, जो मैं बताया जी जी कि कोई भी आर्थराइटिस है या कोई चोट लगा है जिसके कारण घुटना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि और आगे दर्द काफ़ी ज़्यादा है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जी जी। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि फिट रहें और वज़न कम रहे तो उसकी संभावना कम रहती है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, मैं डोंगरगढ़ से मनु बोल। जी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका मनु जी? जी, मैं डोंगरगढ़ से मनु बोल रहा हूँ मैडम। जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम जी, हमारी मम्मी की उम्र 80 वर्ष है। जी उनके जो घुटने होते हैं, घुटने पाँव के, उनकी कटोरी बदलाना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, 80 वर्ष की उम्र है इनकी मम्मी जी, की और जी। वो कटोरी बदलवाना चाहते हैं घुटने की, तो क्या करना तो होगा? केवल कटोरी नहीं, मेरे ख्याल से सारा घुटना ही बदलना पड़ेगा इसमें। जी तो किसी अच्छे सेंटर पे, अच्छे अस्पताल में दिखा लें। ये बड़ा ऑपरेशन है और पूरा वर्कअप करके, 80 साल की उम्र भी ज़्यादा है, उनका फिटनेस, उनका मतलब उनका हार्ट कैसा है, लंग्स कैसे हैं, ऑपरेशन के लिए वो फिट हैं कि नहीं, सब देख के फिर ऑपरेशन करा सकते हैं। बिल्कुल जी। करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मनु जी ने सवाल किया कि 80 वर्ष की उम्र है इनकी मम्मी की, तो क्या अधिक उम्र में ये ट्रांसप्लांट अगर करवाते हैं घुटने का तो क्या सक्सेस रहता है ये? अब वो देखना पड़ता है कि मरीज को तकलीफ़ कितनी है। जी यदि उनका फिटनेस ऐसा है कि हम उम्मीद करें कि वो 10-15 साल और अच्छे से चल पाएँ, एक्टिव रहें, तो ज़रूर कराना चाहिए। ये क्योंकि ये ट्रांसप्लांट मैंने जैसे आपको बताया 65 के बाद ही होता है, 60-65 के बाद ही जनरली हम लोग करते हैं। जी जी तो 80 साल की उम्र वैसे तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पतले दुबले हैं, फिट हैं और एक्टिव हैं बाकी, और उनको डायबिटीज़ यदि है तो कंट्रोल में है, हार्ट का स्टेटस ठीक है, तो ज़रूर करवा लेना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी दर्द होता है जी। और कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि आदमी उठ बैठ नहीं सकता, करवट भी नहीं ले सकता है। तो या ये क्या किसी बीमारी का लक्षण होता है, या मतलब कोई खास बीमारी का लक्षण होता है, या सामान्य कमर दर्द? नहीं, कई बार तो कुछ लोगों को पहली बार ही थोड़ा झुके और बहुत तेज़ दर्द हो जाता जी है। तो कई बार ये सिंपल लिगामेंट का ही होता है स्प्रेन, जिसे हम लंबोसेक्रल स्ट्रेन बोलते हैं। जी लेकिन कई बार डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जी तो खासकर हमारे नीचे लंबर रीजन में 2 हड्डियों के बीच में डिस्क होता है, गद्देदार स्पंजी चीज होता है जो सॉकअप का काम करता है। जी तो कई बार वो डिस्क थोड़ा सा निकल के आसपास के पास से जो नस निकलती है उसको दबाता है,
तो बहुत सीवियर पेन होता है। जी तो ये जांच के बाद ही कई बार MRI करके पता लगता है कि ये सामान्य है या सही में डिस्क प्रोलेप्स है। और उसके बाद ही हाँ, ट्रीटमेंट उसके बाद किया उसके जाता हिसाब है। से उसका ट्रीटमेंट है। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना नाम कीर्तन बताएं। कुमार चौहान बोल रहा हूँ सर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। जी जी। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम जी, मेरा कमर में और राइट साइड के कूल्हे में 5 साल हो गया, बहुत दर्द दे रहा है मैडम जी। जी आपकी उम्र क्या है? उम्र है 29 है मैडम जी, और हर जगह इलाज करवा लिया मैडम जी, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है और एच बी थोड़ा कम रहता है मैडम जी। अभी चेक करवाया हूँ तो एच बी 7.5 ग्राम आया है, बाकी सब नॉर्मल है। जी डॉक्टर साहब अब आपने बहुत जहाँ परेशान हूँ मैं, मेरे को थोड़ा सलाह दीजिए तो मैडम जी, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, डॉक्टर साहब से मेरे यही प्रार्थना है। जी जी अब HB तो आपका कम है, तो देखना जी। पड़ेगा कि आपको सिकलिंग तो नहीं है, क्योंकि सिकलिंग हमारे होता है सर AS है। हाँ, सिकलिंग AS है, ठीक है। तो मतलब आप वाहक हैं, आपको डिसीज़ नहीं है। तो आपने जहाँ भी दिखाया है, आपका क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जो दर्द है उसके मतलब उस अंग के एक्सरे में कितनी उसमें कितना डिजेनरेशन है या कितना विकार है, ये देख के फिर ही इलाज हो सकता है। तो ये केवल फ़ोन पे इतना बताना मतलब इससे कहना मुश्किल है। जब आपको तक जांच किसी ना अच्छे हो। अच्छे सेंटर में अच्छे अस्थि रोग विशेषज्ञ से जांच करा लें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे दर्शक ने बताया कि तो हम ये जानना चाहेंगे कि सिकलिंग जैसे ही और कई प्रकार की बीमारियों का भी हड्डियों से कोई संबंध है क्या? हड्डियों के कोई रोग से या हड्डियों के दर्द से? सिकलिंग हमारे हिप जॉइंट को जनरली ज़्यादा इफेक्ट करता है, जी। कूल्हे के जोड़ को। और अन्य बीमारियां तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, जी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो आर्थराइटिस है विभिन्न प्रकार के, ये भी जोड़ों को इफेक्ट करते हैं। और कई बार चोट के कारण, एक्सीडेंट के कारण भी यदि फ्रैक्चर जोड़ के अंदर तक गया हुआ है और ठीक से उसका समय से सही इलाज नहीं हुआ, जी जी तो वो भी हाँ परेशान करता है। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, और डॉक्टर साहब जी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में किसी भी अंग में नस का प्रॉब्लम है और हड्डी का प्रॉब्लम है, तो दोनों प्रॉब्लम में शरीर में किस तरह से प्रतिक्रिया होती है और ये कैसे हल किया जा सकता है, नस और हड्डी के जो समस्या है उनको? जी जी ये ने बड़ा सटीक क्वेश्चन पूछा है। कई लोग आते हैं कि दर्द हो रहा है मुझे कमर में और पैरों में उतर रहा है, तो ये नस की तकलीफ़ है कि हड्डी की तकलीफ? जी। मैं हड्डी के डॉक्टर को दिखाऊं कि नस के डॉक्टर को दिखाऊं? मेरे गर्दन में दर्द है, वो हाथ में पूरा नीचे तक उतर रहा है, और मैं नस के डॉक्टर को दिखाऊं कि हड्डी के डॉक्टर को दिखाऊं? तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जी और जो लंबर डिस्क प्रोलेप्स जो मैंने बताया या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो हड्डियों और नस का, नस मतलब यहाँ हम नर्व्स की बात कर रहे हैं। जी जी वैसे वेक टर्म्स में कॉमन में नस मतलब टेंडन्स को भी नस बोल देते हैं, आर्टरीज को भी नस बोल देते हैं जहाँ खून जाता है, वेंस जहाँ से खून आता है उसको भी नस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं सोचता हूँ हमारे कॉलर का जो अभिप्राय है, नस मतलब टेंडन जी 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 या नर्व्स, सॉरी नर्व्स, तो वो मतलब मेन रीज़न तो वो जो उसकी जो शुरुआत होती है वो तो हड्डी से ही होती है जी ना, सर्वाइकल स्पाइन से या लंबर स्पाइन से। और आप चाहे हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं चाहे नस के डॉक्टर के पास जाएं, जी इलाज दोनों ही करते हैं और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इलाज तो जो है स्टैंडर्ड वो ही रहता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया स्पॉन्डिलाइटिस का, वो क्या है उसके बारे में हमें बताइए। स्पॉन्डिलाइटिस भी जैसे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जी रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गर्दन की हड्डी में जो होता है उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, और नीचे जो कमर के हड्डी में होता है उसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब उम्र का, हाँ, हाँ, उम्र के हिसाब से जी जी हड्डियों में विकार होता है, गैप कम होता है, और कई बार उसमें ऑस्टियोफाइट या उसके कोने जो निकल कर
बन जाते हैं कोने कोने, वो जो बहुत पेनफुल हो जाते हैं। जी, तो ये डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से संभव होता है? जनरली स्पॉन्डिलाइटिस में कोई ऑपरेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। जी जी। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयाँ। कई बार बेल्ट बांधना पड़ता है। जी जी। हम बोलते हैं सामने, जिनका ज़्यादा रहता है कि सामने मत झुकिए, झटके से झुक के कुछ वजन मत उठाइए, सावधानी, जी जी। एक्सरसाइज और कुछ दवाइयाँ। जी डॉक्टर साहब, एक और हमने सुना है साइटिका, कमर से लेकर पूरा नीचे पैर तक दर्द होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वही सैटिका जो एक कॉमन मतलब टर्म है। जी जी। तो सैटिका के कई कारण होते हैं। सैटिका मतलब कि कमर से उठ के दर्द, जांघ से होते हुए, पाँव से होते हुए, कई बार पंजे और उंगलियों तक जाना। जी जी। इस लक्षण को हम बोलते हैं सियाटिका। अब इसमें या तो ये डिस्क प्रोलेप्स के कारण भी हो सकता है। जी जी। कई बार स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी हो सकता है। और कई बार सिंपल जो सियाटिक नर्व होती है, नस, जी जी, उसके इन्फ्लेमेशन के कारण भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, चाहे आर्थराइटिस है, चाहे साइटिका है, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस है, हड्डियों की कोई भी प्रकार की बीमारियां हमें ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करें जी, अपने शरीर के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से। जी, अपने डाइट ठीक रखें, खान पान में नियंत्रण रखें। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, फैट, ऑयल्स, स्मोकिंग, अल्कोहल जी, कम रखें। वजन अपना नियंत्रित रखें। जी। विटामिन डी का सेवन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? विटामिन डी का जनरली सेवन वीकली डोज में हम लोग देते हैं। जी जी। 8 हफ्ते तक उसका सेवन करें। और फिर एक बार वैसे तो ट्रीटमेंट के पहले ही आप टेस्ट करा के देख लीजिए कितना है। जी जी जी। पर 8 हफ्ते खाने के बाद ज़रूर टेस्ट करा लें, फिर और लेना है कि नहीं लेना है। जी जी। डॉक्टर साहब, इस प्रकार से हम अपनी हड्डियों की देखभाल कर सकते हैं। नियमित खान पान और अच्छी दिनचर्या यदि हम अपनाएं तो हम अपनी हड्डियों की देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है, आप उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।